आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जियोग्राफी एनसीईआरटी हमारा आवास कक्षा 6 चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारे विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। कुछ मानचित्र दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। इसमें से भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, 3 प्रकार के मानचित्रों के विषय में इसमें बताया गया है। इससे पहले ये एक अनुभव करके बताया गया है कि किस प्रकार से हम लोग ग्लोब को चपटा नहीं कर सकते। यदि ग्लोब को हम चपटा करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आ सकता है। इसके लिए उदाहरण है, एक रबड़ की पुरानी गेंद लें, उस पर आप कोई रेखाचित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। अब चाकू से इस गेंद को काटें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें किस प्रकार रेखाचित्र का रूप बिगड़ जाता है। अब जब चाकू से आप गेंद को काट देंगे, ये ठीक उसी प्रकार से समझा जाए जैसे कि एक गुब्बारे को लिया जाए और गुब्बारे के ऊपर कोई चित्र बनाया जाए। और जब यदि गुब्बारा फूट जाता है तो वो चित्र जो बड़ा सा बना होता है वो चित्र बीच में सिकुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि पृथ्वी का भी एक ग्लोब है और उस ग्लोब को 2 भागों में बांटा जाता है तो पृथ्वी का जो मध्य भाग है वो हमको मानचित्र पर देखने में तो छोटा दिखाई देता है, लेकिन वो सिकुड़ा हुआ भाग है जो कि एक संकुचित भाग की तरह दिखता है, जबकि वो बड़ा होता है साइज में। तो अंतर क्या होता है कि जो किनारे के हिस्से होते हैं, जैसे कि यदि मानचित्र को ध्यान से देखा जाएगा तो रूस का हिस्सा हमें बहुत बड़ा फैला हुआ दिखाई देता है, कनाडा का हिस्सा बहुत बड़ा फैला हुआ दिखाई देता है। लेकिन वास्तविक रूप में इनके अपने अनुपातिक क्षेत्रफल का जो अंतर है, जो कि मध्य भाग में जैसे भारत है और मैक्सिको है या उत्तरी अमेरिका है, तो ऐसे क्षेत्रों का जो अंतर है इसमें दक्षिण अमेरिका, ऐसे क्षेत्रों का जो अंतर है वो बहुत अधिक होता है। लेकिन हमें दिखाई मैप में देता है कि रूस का क्षेत्र बहुत बड़ा है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन एवं उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी
मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बहुत बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दर्शाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने पैमाना जो है ना वो छोटा लिया है और जिस चीज़ को हमको दर्शाना है उसका आकार बड़ा है, इसलिए इसे छोटे पैमाने का मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दर्शाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। यहाँ पे एक मानचित्र बनाया गया है, इस मानचित्र को भी समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया उस मानचित्र पर आधारित है जो आगे दिया गया है। आओ कुछ करके सीखें। चित्र 4.1 के देखिए, वहाँ एक पैमाना बना है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक कुआं एवं वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब होता है वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते, आपको सड़क पर चलना होगा। हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी, उसके बाद सी से एम तथा एम से बी तथा बी से ए को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ दें। यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी होगी। अब ये मानचित्र में हम लोग देखेंगे कि इसमें जिस करीम का घर है, ये ई पर करीम का घर है और यहाँ से पोस्ट ऑफिस को आना है, तो ई से डी को आएगा, डी से सी को आएगा, सी से एम को आएगा, एम से बी को आएगा, तो बी से ए को आएगा। इनके बीच के ये पैमाना दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर है और यहाँ से 0 से 20 का ये पैमाना है, 20 से 40 का, 40 से 50 का है। तो अब हम इन दूरियों को माप लेंगे। इसको स्केल से माप लेंगे ई तक की, शीला के घर के सामने की दूरी, विकास के घर के सामने की दूरी तथा विकास के घर से एम तक पॉइंट यानी कि सी से एम पॉइंट के बीच की दूरी, एम से बी पॉइंट के बीच की दूरी तक बी से ए पॉइंट के बीच की दूरी को माप लेंगे। और कुल दूरी को मापने के बाद 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर कोई बात कही गई है, उसमें 10 से गुणा कर देंगे, तो इससे हमको जो दूरी मिलेगी वो दूरी ई से ए तक की बीच की दूरी होगी, यानी करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की दूरी होगी। अब ऐसे आपकी जगहों पर भी होते हैं, जगह जगह जब कहीं से आप जाते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरीके से हॉस्पिटल्स होते हैं, रोड होते हैं, दुकानें होती हैं, मॉल होते हैं, पेट्रोल पंप होते हैं। तो आप उनका एक फोटोग्राफिक मेमोरी में एक किसी भी स्पेस का लेकर के आप इसको आसानी समझ सकते हैं कि एक चौराहा है, उस चौराहे पर मतलब पेट्रोल पंप है एक तरफ मॉल है, एक तरफ गाड़ियों की पार्किंग है।
तो इस तरीके की सुविधाएं वहाँ बनी हुई हैं, तो इससे आपको एक मैप बनाने में आसानी होगी। और आगे आप जब किसी विषय को पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में ही जैसे अगर हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में बताया जाए कि जो उनके मकान थे उसके दो भाग थे। एक था दुर्ग, एक था गढ़ी। दुर्ग जो था ऊंचा ऊंचाई बना हुआ था, गढ़ी जो था वो नीचे बना हुआ था। दोनों की तरफ दीवारें थी पर कोटा था। तो इस तरीके के जब स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि आप आसानी से उनका एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी में व्यू बना लेते हैं और आसानी से आप उसको समझ लेते हैं। तो मानचित्र का मुख्य उपयोग केवल मानचित्र को देखने मात्र से नहीं है, इसका मुख्य उपयोग है अपने अपने पढ़ाई को हम कितना आसान कर पाते हैं। दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है, ऊपर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में जब किया था, तो ध्रुव तारे को अपने दाहिने रख के जब हम चले थे तो हमारे सामने की जो दिशा थी वो पश्चिम हो गई थी, पीछे की दिशा पूरब हो गई थी तथा बाएं हाथ की तरफ जो दिशा थी वो दक्षिण हो गई थी। और दाहिने हाथ की तरफ तो उत्तर दिशा थी ही, जिधर ध्रुव तारा था। तो यहाँ पर वही एक, अगर हमको एक दिशा का ज्ञान हो जाता है तो उस दिशा के माध्यम से हम अन्य दिशाओं का पता कर सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बंधु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। नीचे देखिए दिक्सूचक बना हुआ है, इसमें कंपास है ये। और चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। अब चित्र में जैसे दिशाएं पूछ रहा है कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तक खेल के मैदान की दिशा क्या है, या दुकानों से विद्यालय की दिशा क्या है। तो यदि हम लोग एक एग्जाम्पल देखें दुकानों से विद्यालय की दिशा, तो उसके अनुसार हम दूसरे को समझ पाएंगे। जैसे विद्यालय यहाँ पे है और जो दुकानें हैं वो विद्यालय के सामने की तरफ दिख रही हैं। यदि विद्यालय की तरफ हम खड़े होते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये अगर हम लोग उत्तर दिशा की तरफ ऐसे ड्रॉ करते हैं मैप, तो ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा। तो इधर की तरफ कौन सी दिशा होगी, तो इधर की तरफ हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। और इधर कौन सी हो जाएगी, वेस्ट, यानी कि पश्चिम हो जाएगी। यानी विद्यालय जो है किधर है, पूरब में है। अब विद्यालय के पश्चिम में कौन है, दुकानें हैं। तो ये बात हम यहाँ से समझ लेंगे। अब इसमें एक और दिया है विकास के घर से सामुदायिक केंद्र और खेल के मैदान की दिशा, इसे आप लोग मैप में पहचान सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप केवल एक दिशा उत्तर दिशा की तरफ संकेत करेंगे तो आपको अन्य दिशाएं भी मिल जाएंगी। तो जैसे कोई कहे कि भारत के मानचित्र में आसाम का जो प्रदेश है वो किस दिशा में, तो आप भारत के मानचित्र को कहाँ से देखना शुरू करेंगे, आपको मुख्य रूप से दिल्ली की दिशा में आना पड़ेगा या आप कर्क रेखा पर जाएंगे। तो वहाँ से आप जब देखेंगे तो आपके पूरब की तरफ असम का प्रदेश दिखाई देगा। तो इस तरीके से अब इसमें एक चीज़ और दिखाएगी, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। विशेष रूप से दिक्सूचक का प्रयोग पुराने समय में समुद्री यात्राओं में किया जाता था, और क्योंकि समुद्र में जाने के बाद दिशा ज्ञान नहीं हो पाता है कि किधर उत्तर है, किधर पूर्व है, किधर पश्चिम है। तो इसलिए लोग जब दो चीज़ों ने बहुत मदद किया समुद्री यात्राओं पे, एक तो हिप्पालस ने
जब मानसूनी हवाओं की खोज की। और एक जो दूसरी खोज थी, वो प्रमुख खोज थी ये दिक्सूचक यंत्र की। इन दोनों के बाद समुद्री यात्राएं तेज़ी से बढ़ी और कहीं न कहीं से समुद्री व्यापारियों का वैश्विक सभ्यता और संस्कृति विकास में बहुत बड़ा योगदान है। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इस उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों तथा हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब हम लोग इस मानचित्र को देखें और मानचित्र के आधार पर चीज़ें समझ सकते हैं कि इसमें जो बहुत सी चीज़ें बनाई गई हैं। रेलवे लाइन है तो उसका प्रतीक चिन्ह ये है। बड़ी लाइन का प्रतीक चिन्ह है, मीटर लाइन का प्रतीक चिन्ह रेलवे स्टेशन का ये है। सड़कें हैं तो पक्की सड़कें ऐसे हैं, कच्ची सड़कें ऐसे हैं। सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, राज्यों की सीमा है तो जिला की सीमा है। नदी हैं, कुएं हैं, तालाब, नहर और पुल, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और यहाँ पे छतरी जो कि शायद इससे सिख धर्म से संबंधित हो सकता है। पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बस्ती, कब्रिस्तान, पेड़, घास, तो इस तरीके की चीज़ें ये इसमें दर्शाई गई हैं। आजकल के समय में जैसे हम लोग गूगल मैप्स का प्रयोग करते हैं तो गूगल मैप में बहुत सी चीज़ों के अलग अलग प्रकार के मानचित्र होते हैं। कुछ सैटेलाइट मानचित्र होते हैं, कुछ चैनल मानचित्र होते हैं। तो उन सैटेलाइट मानचित्र में और चैनल मानचित्र में अंतर होता है। सैटेलाइट मानचित्र में हम जगहों को देख पाते हैं, पेड़ पौधों को भी देख सकते हैं, झीलें देख सकते हैं। और कहीं न कहीं इस वजह से जब जनरल मानचित्र हम लोग देखते हैं, सामान्य मानचित्र देखते हैं तो उसमें क्या कि हमको लोकेशंस दिखाई देती हैं ज़्यादातर। तो आज मानचित्र का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। इसको पूरी तरीके से समझने के लिए जैसे यहाँ पे एक लोकेशन दी गई है, एक कोई सुंदरपुर गाँव है जिसके आसपास का क्षेत्र है। उसी तरीके से आप लोगों के अपने गाँव हो सकते हैं, शहर हो सकते हैं, जगह हो सकती हैं, राज्य हो सकते हैं, देश हैं। तो उनके अनुसार आप उसको समझ के इन मानचित्रों इन चिन्हों का उपयोग जान सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं और स्वयं भी मानचित्र बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक गांव है, वसंतपुर गांव है, सुंदरपुर गांव। यहाँ पर बीच में ये बड़ी लाइन जो कि ट्रेन की बड़ी लाइन है, मीटर लाइन जा रही है, वहाँ की मीटर लाइन जा रही है ऊपर की तरफ। यहाँ पे तालाब बना हुआ है, यहाँ नदी को दिखाया गया है, ये बस्ती बनाई गई है, ये पेड़ हैं हरे रंग की और यहाँ पे ये छतरी है, यहाँ पे गिरजाघर बनाया है, ये मंदिर बना दिया है, यहाँ पे चर्च बनाया है। और जैसे पोस्ट यहाँ पे है, ये पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, RS के चिन्ह से यहाँ पे पुलिस PTO करके इस तरीके से साइन बनाई गई है। तो ऐसे कई सी साइन दी जा सकती हैं। ये मानचित्र एक बनाया गया है। ये विद्यालय है, कब्रिस्तान है यहाँ पर, तो ऐसे इसमें बनाएगा। इसका एक पैमाना है कि 2 या फिर 1 किलोमीटर यानी 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर की दूरी है। तो यदि जैसे हम दूरी से माप सकते हैं कितने किलोमीटर कौन सी है, अपने हिसाब से आप अपना मानचित्र एक बना करके इसको समझ सकते हैं। जैसे इसमें पूछ रहा है नदी किस दिशा में बह रही है, तो नदी किस दिशा में बह रही है। नदी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो
जैसे नदी है यहाँ पे, तो नदी का ये हो गई दिशा, ये हो गया, यहाँ पे ये दिशा उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। नदी किस दिशा में बढ़ रही है, तो यहाँ पे ये पश्चिम दिशा है हमारे हमारे पास, और यहाँ पे दक्षिण दिशा है। तो नदी नदी किधर बढ़ रही है, पश्चिम और दक्षिण में बह रही है। तो इस तरीके से और भी लोकेशंस को आप समझ सकते हैं। और भी क्वेश्चन दिया है, इनको आप कर सकते हैं। जैसे डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है, किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है, रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है, या निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस तरफ स्थित है। तो इस तरीके की चीज़ें, अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इस फिगर को अपनी किताब के माध्यम से ध्यान से देखिए, और ध्यान से देख के इसका ओवरव्यू अपने दिमाग में बना लीजिए। फिर इस फिगर से आप हट जाइए, आप इस प्रश्न पे आइए, आप सोचिए कि नदी किस दिशा में बह रही है। तो आपके दिमाग में जो एक रेखा चित्र बना है, उस रेखा चित्र के माध्यम से आप इन प्रश्नों को हल करते चले जाएंगे। आपको फिगर बार बार जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। रेखा चित्र, रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, तो इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। अब इस एक और चीज़ होती है खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिससे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमानों वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। तो एक प्रकार से जो खाका है, जैसे अभी बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, या फिर फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या हिस्ट्री में कोई लोकेशन के पॉइंट पढ़ते हैं, तो उन जगहों के आकार हो सकता है कि बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा हो, और हमें ये सही जानकारी ना हो कि कितनी दूरी है एक दूसरे के बीच में, या उनका आकार कितना है, उनकी आकृति कैसी है। तो हम एक अपने हिसाब से एक ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि एग्जैक्टली नहीं होता है। एग्जैक्ट नहीं होने की वजह से उसको हम लोग कहते हैं खाका। अब यहाँ पे देखिए कि आओ कुछ करके सीखें। स्कूल भवन एनसीईआरटी पोर्टल देखते हैं। एनसीईआरटी का पोर्टल है स्कूल भवन। इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर अपने आसपास का मानचित्र ऑनलाइन बनाएं। तो ये बच्चों को ऑनलाइन प्रयोग करने के लिए, डिजिटल माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक एनसीईआरटी की पहल है, स्कूल भवन पहल। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न अभ्यास प्रश्न में मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं। तो मानचित्र के 3 घटक कौन है, दूरी, दिशा, प्रतीक। प्रधान दिक् बिंदु कौन से हैं, तो दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, तो मानचित्र पैमाना क्या होता है। मानचित्र पैमाने का प्रयोग दूरी को दिखाने के लिए किया जाता है। और जैसे कि एक अगर हमको 10 किलोमीटर की दूरी को दिखाना है, उसके लिए हम 1 सेंटीमीटर की माप को एक कागज़ की सहायता से कागज़ पर खींच लेते हैं, जिससे कि हमारे क्या समय बचता, जिससे हमको कि हम लोग एक बहुत बड़े स्पेस का या बहुत बड़े क्षेत्र का जो उसका जो आइडिया है, यानी कि जो उसका खाका है, तो हम लोग एक छोटे पेपर पर तैयार कर सकते हैं। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों। क्योंकि ग्लोब में हम लोग ग्लोब को आसानी से कैरी हम लोग नहीं कर सकते, ले नहीं जा सकते जगह पर, जबकि मानचित्र को हम लोग एक पेपर के माध्यम से कई जगहों पे ले जा सकते हैं, और इसका उत्तर आप किताब में ढूंढ सकते हैं। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताइए। मानचित्र जो होता है वह पैमाने के आधार पर खींचा जाता है, जिसकी जो दूरियां होती हैं वो
एग्जैक्ट होती हैं या फिर एक तरीके से अ, माप माप के अनुसार होती हैं, जबकि खाका में जो होती हैं कि वो पैमाने के अनुसार नहीं खींचा जाता है, वो अंदाज के हिसाब से खींच लिया जाता है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? अब कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? अब आप पीछे जाके इसको देख सकते हैं। अगर ये आपको इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में सहायक होते हैं? प्रतीक के प्रयोग से मानचित्र का अध्ययन आसान हो जाता है, क्योंकि हमको किसी स्थान के नाम को लिखने के लिए, किसी जगह के नाम को लिखने के लिए, किसी बड़े क्षेत्र को दिखाने के लिए केवल मात्र रंगों का प्रयोग अथवा आकृतियों का प्रयोग या अक्षरों या के माध्यम से हम लोग उनको दिखा देते हैं। वृक्ष के उत्तर चित्रित करना वृक्ष के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। तो वृक्ष के वितरण को कौन दिखा सकता है? तो वृक्ष के वितरण को भौतिक मानचित्र के माध्यम से दिखाया जा सकता है। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जा सकता है? तो जलाशयों को दिखाने में नीले रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिक्सूचक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर पैमाना आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? मानचित्र के लिए आवश्यक है, प्रतीकों के लिए नहीं आवश्यक है, रेखा चित्रों के लिए भी आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पे और कुछ करें या अपने कक्षा के कमरे का रेखा चित्र खींचें तथा कमरे में रखे सामान जैसे शिक्षक की मेज, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, दरवाजा, खिड़कियों को दिखाएं। इसी तरीके से और भी रेखा चित्र खींचने के लिए कहा गया है, जिसके माध्यम से आप की जो समझ है वो बेहतर हो जाएगी। यहाँ बच्चों के लिए कॉलम है, आओ खेलें, जिससे कि बच्चे उन जैसे झूला है, स्लाइड है, झूमा झूमी, चक्र, नौका विहार, तैरना या हास्यजनक दर्पण में देखना, इसके अनुसार बच्चे ये समझ पाएंगे, इन सब वस्तुओं के विषय में जान पाएंगे।